सो हेलो मेरे क्लास 12 के कॉमर्स के चीतो, वेलकम बैक टू द चैनल। हम वापस आ चुके हैं आपके लिए नई वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे आज चैप्टर नंबर 4 जो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटीज आपका चल रहा है परफेक्ट कंपटीशन की फर्म के बारे में। कि हाँ भैया, कैसे परफेक्ट कंपटीशन फर्म्स जो है हमारी, वो कौन से प्राइस के ऊपर आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, कौन से प्राइसेस के ऊपर आउटपुट अपना प्रोड्यूस नहीं करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस देखेंगे हम लोग, डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट देखेंगे हम लोग। उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो, फिर उसके बाद वीडियो स्टार्ट करेंगे। हम वापस आ गए हैं। तो इसके अंदर आपको मैं पहले बताता हूँ जो बैच हमारा चल रहा है। इसके अंदर हम लोगों ने आपके माइक्रो के ये सेकंड लास्ट चैप्टर में चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी और सीबीएसई बोर्ड। जो बच्चे आईजीएससी आईजीसीएसई बोर्ड में हैं, जो बच्चे हमारे स्टेट बोर्ड्स में हैं, वो भी ये वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि कंसेप्ट सेम रहेगा, सब कुछ सेम है, अंदर कुछ डिफरेंट नहीं हुआ है। चैप्टर्स की डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हुई होगी, और उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर अलग अलग कराए हैं। जैसे डिमांड इलास्टिसिटी अलग चला है, कंज्यूमर बिहेवियर अलग चला है, प्रोडक्शन अलग करवाया गया, कॉस्ट अलग कराई गई है। उसी के साथ हमने टोटल रेवेन्यू और थोड़ा सा सप्लाई हमने पिछली वीडियो में कवर किया था। इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलरली पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन के बारे में और जो चीज़ें सप्लाई के अंदर रह गई है। सो ऑल राइट, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज रेवेन्यू। आप होप आप लोगों ने पिछली वीडियो सारी देखी है, तभी आपको ये सब कंसेप्ट समझ आएंगे। आप पहले सब देख आओ, फिर हम यहाँ पर पहुँचो यार। मैं तो यही बोलूँगा, आपको सजेस्ट करूँगा। आप बोलते हो सर एक पर्टिकुलर टॉपिक यहाँ से उठा के अगर आप पढ़ना लगोगे ना, तो एक चीज़ होता है, एक रिदम बनाया होता है। जो रिदम बना होता है ना, वो रिदम ब्रेक हो जाएगा ना। एक टीचर से अगर आप पढ़ रहे हो, उसने हो सकता है कंसेप्ट दूसरे वे में समझाया हो, डिपेंड करता है, हो सकता है बेटर समझाया, हो सकता है उसकी बात नहीं समझ आई। तो आप लोग यहाँ से अगर आप देखना शुरू करोगे ना, हो सकता है आपको मेरी भी बात समझना है, तो बेटर ये है पूरी सिमेट्री बना के चलो। छोटी छोटी वीडियोस बनाई है मैंने 40 मिनट्स 50 मिनट्स की, ताकि आप लोगों को ईजी रहे। एक दिन में एक वीडियो की, अगले दिन एक और कर ली, वो ईजी रहता है। सो आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ सप्लाई क्या है। जैसे हमने पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस बढ़ता है, क्वांटिटी कम होती है, डिमांड कम हो जाती है। इधर उल्टा चलता है, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्म क्या करती है, फर्म ये चाहती है कि भैया जब प्राइस ज़्यादा होगा ना किसी चीज़ का, हमारी क्वांटिटी सप्लाइड बढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। तो लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है कि हाँ भैया, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड, बट अदर फैक्टर्स शुड रिमेन कांस्टेंट। अदर फैक्टर कौन कौन से हमने पढ़े थे? जैसे कि हमने पढ़ा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स पढ़े हम लोगों ने टेक्नोलॉजी पढ़ी, हमने गवर्नमेंट के टैक्स रेट्स को पढ़ा। ये सारे जो फैक्टर हैं हमारे, ये हिलने नहीं चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, तब जाके हम लोग लॉ ऑफ सप्लाई को पढ़ेंगे। ये सब अज्यूम करके चलते हैं कि सारे फैक्टर्स जो हैं, उन सबके जो प्राइसेस हैं, सब कुछ कांस्टेंट रहेगा। टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगी, टेक्नोलॉजी नहीं बदलेगी। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी नहीं बदलेगा, प्राइस हमारे गवर्नमेंट के टैक्स रेट नहीं बदलेंगे, प्राइस ऑफ इनपुट नहीं बदलेंगे, तब जाके हम लोग लॉ ऑफ सप्लाई को पढ़ेंगे। अब जैसे कि आपको मैंने बताया प्राइस, देखो यहाँ पर ये पी फॉर प्राइस, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी सप्लाइड है। प्राइस इंक्रीज हो रहा है 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, 14, 15, 16। उसी हिसाब से आप देखो क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है। पहले 5 करते थे, फिर 6, 7, 8, 9, क्वांटिटी इंक्रीज हुई, प्राइस इंक्रीज हुआ, क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हुई। अगर मैं उल्टा चलूँ, प्राइस डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर, क्वांटिटी सप्लाई भी डिक्रीज होगी। ये लॉ ऑफ सप्लाई बताता है। ठीक है, तो ये है सप्लाई शेड्यूल। मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी, जो टेबल होता है वो सप्लाई शेड्यूल होता है। इसी को मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये देखो, इधर ही ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया, तो ये हमको मिला सप्लाई कर्व। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगा तो सप्लाई कर्व निकल के आता है। ऑलराइट, और ये जो है पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव स्लोप है इसका। क्यों है पॉजिटिव स्लोप? क्योंकि प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ये चीज ध्यान रखना आप लोग। ऑलराइट, ये लॉ ऑफ सप्लाई है। उसके बाद बात करेंगे मार्केट सप्लाई क्या होती है। मार्केट सप्लाई होगी कि अगर हम लोग इंडिविजुअल सप्लाई सबकी, जो मार्केट में जितने भी लोग हैं उनकी इंडिविजुअल सप्लाईज को हम प्लस कर लें, समीशन कर लें, उनको ऐड कर लेंगे, उसको हम बोलेंगे हमारा मार्केट सप्लाई। ऐसे निकलेगी कि सारे is a collective supply of all the firms in the market of a commodity at a given price during a given period of time। कि प्लस कर लो सबको, इंडिविजुअल सारे जितने भी। फॉर एग्जांपल, एक जगह के अंदर, ये एक जगह है, इधर समझ लो 50 लोग प्रोड्यूस करते हैं, सप्लायर हैं राइस के। ठीक है, 50 सप्लायर की मैं इंडिविजुअल सप्लाई सबको प्लस कर लूंगा ना, सबकी सप्लाई प्लस कर दी, तो इस जगह की मार्केट सप्लाई पता चल जाएगी मेरे को।
तो मार्केट सप्लाई शेड्यूल कैसे निकलेगा? फॉर एग्जांपल ये सब दिए हुए प्राइसेस, ये ए की है, ये बी की है, ये सी की है, ऑलराइट। इन सबके सप्लाई को मैं प्लस करता हूँ, 100 प्लस 200 प्लस 0 300 हो गया, 500 प्लस 600 प्लस 400 हो गया 1500, 300 400 200, 4 2 6 3 9 900। तो ऑब्वियसली बात है मार्केट सप्लाई क्या है, ये मैं प्लस कर रहा हूँ, इन सबको ऐड कर रहा हूँ मैं, इसको मैं क्या बोलता हूँ आपका, इसको मैं बोलता हूँ मार्केट सप्लाई। और ये टेबल में है तो ये स्केड्यूल है। इसी स्केड्यूल को अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगा और मैं एक जगह का सप्लाई कर्व निकालना चाहूंगा तो मैं मार्केट सप्लाई कर्व निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं? मैंने क्या करना है समझ लो, ये है, ठीक है, 30 के प्राइस के ऊपर ये 30 है, ऑलराइट, ठीक है, ये 30 प्राइस पे ये मैंने किया, सब क्या मैं प्रोड्यूस, देखो ये सी का है, एस सी सप्लाई ऑफ सी, बी ने की है 200, यहाँ पर थोड़ा सा ये कर्व इधर उधर हो गया हुआ है, ठीक है ना। अब समझ लो ये ए की है, ए की है समझ लो आपकी 200, ये है इसकी 300, इसको थोड़ा स्ट्रेच करेंगे, समझ लो ये इसकी है, ये इसकी है, ये इसकी है। इन सबको ऐड करके मेरे को मार्केट सप्लाई इसकी अब 30 प्राइस के वो मिलती है 600 की, तो मैंने 600 यहाँ पर बना लिया, ऑलराइट। तो इन सबको मैंने ऐड करके 600 बनाया। ये इनके इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल डिमांड इनके सप्लाई कर्व्स हैं, और ये मार्केट का सप्लाई कर्व है 600 वाला जो मैंने ये प्लॉट किया, ऑलराइट। उसी के साथ जैसे डिमांड में था मूवमेंट अलोंग, और एक हमने पढ़ा था अदर फैक्टर्स की वजह से जिसकी वजह से शिफ्ट होता है, उसी तरह इसमें भी है। मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व कब होगा? जब मूवमेंट होती है तब हम प्राइस की बात करते हैं, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे मूवमेंट के अंदर। जब एक ही सप्लाई कर्व पे मूवमेंट होगी ना तो उसको हम बोलते हैं हम लोग प्राइस की वजह से हो रही, अदर फैक्टर्स जगह कांस्टेंट रहेंगे। अगर मैं बोलता हूं कि यहाँ पे एक्सपेंशन हुई है, एक्सपेंशन हुई है, इसका मतलब है कि क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हुई है, और इसका मतलब प्राइस इंक्रीज हुआ है। क्वांटिटी सप्लाई तभी इंक्रीज करेगी जब प्राइस इंक्रीज करेगा। कॉन्ट्रैक्शन जब होगी कि डाउनवर्ड मूवमेंट का अंदर, कि हाँ भाई जब क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी इसका मतलब प्राइस डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर। इसी को मैं ग्राफ से देखेंगे हम लोग, ये देखो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, एक्सटेंशन बोल लो चाहे आप इसको एक्सपेंशन बोलो, वन एंड द सेम थिंग है, एक्सटेंशन और एक्सपेंशन। अब ये चीज देखो, ये नॉर्मल था हमारा पॉइंट, ठीक है, हुआ क्या, प्राइस इंक्रीज हुआ, प्राइस इंक्रीज होता है क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज होती है, इसकी वजह से ये हिस्सा हमारा एक्सपैंड किया है पहले से, यहां तक समझ गए, ये हिस्सा एक्सपैंड किया तो एक्सपेंशन हुई है, प्राइस इंक्रीज हुआ, क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज हुई। उल्टी जगह क्या हुआ, इसी लाइन के ऊपर हुआ क्या, अब पहले प्राइस ये था, अब क्या हुआ, प्राइस कम हो गया, प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी सप्लाई भी कम होगी, मतलब कि ये जो हिस्सा है यहां से अब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इधर आ गया है ये हिस्सा, ये पहले से कॉन्ट्रैक्ट कर गया है, छोटा हो गया। क्यों छोटा हो गया? क्योंकि प्राइस भी कम हो गया है और क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो गई है, तो हिस्सा छोटा हो गया है, इस वजह से इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। और इसी वजह से हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व है, एक ही सप्लाई कर्व पे ये मूवमेंट हो रही है, बढ़ रहा है और कम हो रहा है। इसी का दूसरी बात ये थी शिफ्ट इन सप्लाई कर्व की। शिफ्ट मैंने बताया था, जब भी शिफ्ट की बात होगी हमारी, जब अदर फैक्टर्स की वजह से, अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए या टेक्नोलॉजी की ऑब्सोलीट हो जाए, या प्राइस ऑफ फैक्टर इंक्रीज हो जाए, प्राइस ऑफ अदर फैक्टर डिक्रीज हो जाए, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इंक्रीज हो जाए, प्राइस ऑफ रिलेटेड डिक्रीज हो जाए, टैक्सेस इंक्रीज हो जाए, टैक्सेस डिक्रीज हो जाए, उस वजह से क्या होगा, सप्लाई कर्व शिफ्ट करेगा। समझ लो, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं, ये देखो यहां पर है, ये है राइट शिफ्ट। देखो पहले क्या था, सप्लाई कर्व ये था, ये हमारा सप्लाई कर्व, और ये देखो सप्लाई कर्व पहले बना दिया रेड पेन से, अब कलर मैं चेंज कर रहा हूं, ग्रीन कर दिया। हुआ क्या, समझ लो ये हुआ राइट में शिफ्ट करना हमने। राइट में शिफ्ट कब होगा, जब टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाएगी। टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाएगी तभी तो हम लोग, सप्लाई इंक्रीज कब होगी, मतलब कि राइट में शिफ्ट तभी होगा ना जब सप्लाई हमारी इंक्रीज होनी चाहिए। सप्लाई इंक्रीज कब होगी, सप्लाई इंक्रीज होगी जब हमारी, सर आप बोलोगे कि हमारे जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। अब इधर तो हम बात करेंगे प्राइस, तो हम बात ही नहीं कर सकते बच्चों, हमने बोला है कि हाँ भैया शिफ्ट हुआ है, शिफ्ट के अंदर प्राइस तो कांस्टेंट रहेगा, देखो ना प्राइस कांस्टेंट है। तो और कौन से फैक्टर हैं, अदर फैक्टर, कि हमारा जो प्राइस ऑफ फैक्टर्स है,
अदर फैक्टर जो हमारे जो फैक्टर या इनपुट्स के थे वो गिर जाएंगे, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिर जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिर जाएगी, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, सप्लाई बढ़ जाएगी। दूसरा, टैक्सेस गवर्नमेंट गिरा देगी, फिर हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा। प्रोड्यूसर क्या चाहता है, अगर मैं बोलता हूं आपको, प्रोड्यूसर बोलता है कि भैया मेरा जो गोल है वो कौन सा है, सेल है या प्रॉफिट वाला है। अगर प्रोड्यूसर बोले आपको, फॉर एग्जांपल ये देखो, फॉल इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, फॉल इन प्राइस ऑफ इनपुट्स, यूज ऑफ बेटर टेक्नोलॉजी, डिक्रीज इन टैक्स बाय गवर्नमेंट, या प्रोड्यूसर का जो है वो हमारा वो सेल्स मैक्सिमाइजेशन की बात करता है, तब वो बोलता है कि हाँ भैया कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, आप सप्लाई बढ़ा दो। उस जगह पे राइट वर्ड शिफ्ट आता है हमेशा, ये याद रखना, उस जगह पे हमेशा राइट में शिफ्ट करेगा। और लेफ्ट में शिफ्ट कब करेगी चीज, ये देखो अब लेफ्ट शिफ्ट हो रही है, जब ये देखो प्राइस राइस जो हमारा है, राइज इन फैक्टर प्राइस हो जाए, अब फैक्टर के प्राइस बढ़ गए हैं, टैक्स हमारा बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी हमारी ऑब्सोलीट हो गई है, ऑब्सोलीट का मतलब है बकवास टेक्नोलॉजी या पुरानी टेक्नोलॉजी है काफी ज्यादा, इन वजह से हमारी जो सप्लाई है हम कम करना चाहते हैं ना, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड, लेफ्टवर्ड शिफ्ट मीन्स डिक्रीज इन सप्लाई, राइटवर्ड शिफ्ट मीन्स इंक्रीज इन सप्लाई। ये कॉपी में लिख लो अपनी बच्चों, ये नहीं है वीडियो सुनने के लिए नहीं, एक आपने अपने एक कॉपी रखा करो, ये ग्राफ उसमें बनाओ, देखो बड़ा इजी ग्राफ है, ध्यान से देखो ग्राफ क्या है, प्राइस चेंज नहीं करना हमने स्टार्टिंग में बोल दिया था, तो प्राइस यही है, ऑलराइट, बस फर्क क्या आया है, क्वांटिटी में चेंज आएगा। पहले क्वांटिटी हम लोग जो कर रहे थे ना, पहले हमारा क्या कर रहे थे हम लोग, क्वांटिटी ये प्रोड्यूस कर रहे थे, अब राइट में शिफ्ट हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि टेक्नोलॉजी अच्छी होगी हम लोगों की, सप्लाई हमने बढ़ा दी, अब क्वांटिटी नहीं ये आ गई, यही फर्क है, बस उसका उल्टा उधर बना लो। ऑलराइट, अब हम देखेंगे कि भैया शॉर्ट रन के अंदर परफेक्ट कंपटीशन और लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन पे सप्लाई कर्व का क्या फर्क पड़ता है, याद रखना ही हम परफेक्ट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, इसको दिमाग में लेके चलना। और कोई मार्केट फॉर्म नहीं है, ना ये मोनोपोली है, ना ये मोनोपोलिस्टिक है, ना ये ओलिगोपोली की बात कर रहा हूं। ऑलराइट, सो शॉर्ट रन सप्लाई कर्व में क्या होता है कि सप्लाई कर्व क्या बताता है हम लोगों को, इन्फॉर्म हाउ मच ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म इज विलिंग टू प्रोड्यूस एट ईच प्राइस पॉइंट। इस इन दिस शॉर्ट रन के अंदर जो सप्लाई कर्व है वो लेस इलास्टिक होता है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर फर्दर स्टडीज। अब ये याद रखो कि जब भी शॉर्ट रन की बात की जाएगी हम लोग सप्लाई कर्व के अंदर, वो हमारा इलास्टिक कम होगा, लेस इलास्टिक होगा हमारा, बिकॉज इट कैनॉट शिफ्ट इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस। देखो शॉर्ट रन का मतलब क्या होता है, 6 महीने 1 साल, 1 साल के अंदर अगर प्रोडक्शन बढ़ानी है तो अब नई मशीनरी खरीदने के अगर इतने पैसे नहीं होंगे आप कर पाओ, जगदम आपको कोई चीज बोल दूंगा ना मैं कि आज ही कर दो, नहीं हो पाएगी चीजें, शॉर्ट रन में टाइम कम होता है। तो इस जगह पे जो डिमांड जो सप्लाई कर रहा है हमारा वो लेस इलास्टिक होता है। दो केसेस हैं, पहला केस क्या है कि आपका जो मार्केट प्राइस है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू मिनिमम एवीसी है। एवीसी क्या है हमारी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मतलब कि आपका जो प्राइस है, आपका जो प्राइस है वो ज्यादा है वेरिएबल कॉस्ट से। इसका तो मतलब हम समझ गए हैं, आपने सर बताया था, एक चीज आपको दिमाग में रहनी चाहिए, ऑब्वियसली प्राइस जब मैं बोलूंगा ज्यादा है कॉस्ट से, तो इसका मतलब ये है कि जो फर्म है वो प्रोड्यूस करेगी, कि उसको पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, खर्चा उसको कम पड़ रहा है, प्राइस मतलब रेवेन्यू उसको ज्यादा मिल रहा है और उसको खर्चा जो है कम पड़ रहा है, कि समझ लो उसको 100 रुपया प्राइस है, खर्चा उसको 80 रुपये पड़ रहा है, तो 20 रुपीज का फायदा तो हो रहा है। एक चीज तो आप समझ गए, लेकिन सर कौन सा पॉइंट ऐसा है, कौन सा पॉइंट ऐसा है जहां तक ये जो चीज है ये एप्लीकेबल है, यही तो फाइंड करना हम लोगों ने। इसी की वजह से मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के लिए, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में ऐसे बना रहा हूं, इक्विलिब्रियम है, उसके लिए 3 पॉइंट जरूरी हैं। MC इज इक्वल टू MR होना चाहिए, MC मस्ट बी राइजिंग होना चाहिए, और तीसरी मैंने बताई थी आपको चीज कि जो आपका MC है शुड कट MR फ्रॉम बिलो। आई होप आपको ये चीज याद होगी, अगर देखो नहीं पता है, ये चीज नहीं सुनी, पिछली वीडियो देख के आओ, उसमें मैंने बताया हुआ है 3 कंडीशंस के लिए। तो ये जो 3 कंडीशंस है, आप सर मुझे बताओ यहां पर फुलफिल हो रही है, हाँ देखते हैं आप, ये आपका कर्व है, ऑलराइट, इसमें आपको 2 सिचुएशंस दी हुई हैं, ठीक है। ये पहली सिचुएशन दी हुई है जहां भाई जो प्राइस है, ये प्राइस लाइन है P1, जो हम केस नंबर 1 पढ़ रहे हैं, केस नंबर 1 क्या है, प्राइस ग्रेटर देन इक्वल टू
मिनिमम एवीसी मतलब कि एवीसी से ज़्यादा है, मिनिमम एवीसी मतलब एवीसी से ज़्यादा चल रहा है। ये आपका प्राइस दिख रहा है आपको। अभी आप इस हिस्से को, ये वाला हिस्सा छोड़ दो, ये हिस्सा इग्नोर करना हमने, ये वाला इसको इग्नोर करो अभी बस। ये एक ही ग्राफ पे दो बनाए हुए ना, अब इसको इग्नोर कर दो बस, अभी के लिए इग्नोर कर दो। अब ये सोचो ये यहाँ से, ठीक है। बताया क्या गया है यार, ये अजीब लगेगा, बस आप ये हिस्सा इग्नोर करना हम लोगों ने। द ग्रीन पार्ट दैट आई हैव शेडिंग इज शुड बी इग्नोर्ड। ऑलराइट, हुआ क्या इन्होंने बोला, हमने बोला एम सी एम आर के बराबर होना चाहिए। ऑलराइट, एम सी कर्व है बच्चों ये वाला, शेड ही अलग कर लेता हूं मैं। एम सी कर्व है ये, और हम परफेक्ट कंपटीशन पढ़ रहे हैं। परफेक्ट कंपटीशन में हमने एक चीज बोली थी, जो प्राइस है हमारा वो इक्वल होता है ए आर के, वो इक्वल होता है एम आर के। इट मींस ये जो लाइन है मेरी, ये एम आर कर्व है। यहां तक भी मैं समझ गया सर। अब तीनों कंडीशन देखो कैसे फुलफिल हो रही है, ध्यान से देखो। एवीसी हमने बोला एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से प्राइस ज्यादा होना चाहिए। कंडीशन तो बता रही है कि ये देखो ये एवीसी है, मिनिमम एवीसी दिख रहा था हमको यहाँ पर, ये सबसे कम एवीसी पॉइंट ये था, कलर चेंज, सबसे कम एवीसी पॉइंट ये था मेरा, ये एवीसी कर्व है ना येलो वाला, ये देखो ना दिख रहा है, हाँ ये सबसे कम एवीसी था मेरे लिए। अब यहां पर हुआ क्या, एम सी इज इक्वल टू एम आर, दो जगह पे, यहां पर भी है सर यहां पर भी है, लेकिन पहली कंडीशन बोलती है एम सी इज इक्वल टू एम आर, दो कंडीशनें बन रही। दूसरा इन्होंने बोला एम सी मस्ट बी राइजिंग, एम सी मस्ट बी राइजिंग, ये एम सी यहां राइज कर रहा है। तीसरा इन्होंने बोला एम सी शुड कम एम आर फ्रॉम द बिलो, यहां से एम सी ने इसको यहां काटा। इट मीन्स ये जो पॉइंट है मेरा, दिस पॉइंट, अब इसको हटा देता हूं मैं, ये जो मेरा पॉइंट था ये वाला, यहां पर मेरा तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो इट मींस ये क्वांटिटी Q1 जो मेरी क्वांटिटी है, ये मेरा प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और यहां पर फर्म अपना प्रोडक्शन करेगी। शॉर्ट रन की बात चल रही है, यहां तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है Q1 के ऊपर, तो यहां अपनी फर्म प्रोडक्शन करेगी। ऑलराइट, दूसरा ये बोलता है कि जब अगर प्राइस आपका कम है एवीसी से, मतलब कि अब आपकी बात कर रहा हूं मैं, आपको जो कॉस्ट है, आपकी जो कॉस्ट है वो ज्यादा है प्राइस से, खर्चा ज्यादा पड़ेगा और आपको पैसे कम मिलेंगे, तो आप तो ये बोलोगे प्रोडक्शन बंद कर देनी चाहिए। जैसे कि ये पॉइंट देखो, आप यहां पर भी देखो, अब इस हिस्से को देखो, प्राइस P2। अब ये चीज नोटिस करो, प्राइस आपका पहले से कम है, प्राइस मतलब MR या AR या फिर प्राइस, ये आपका कम है एवीसी से, खर्चे आपके ज्यादा हैं। एवीसी ये है आपका, एवीसी तो ये है, और इस जगह आप देखो ना ही आपका MC इज इक्वल टू MR आ रहा है, क्योंकि आपके खर्चे ही ज्यादा हैं। देखो ना वेरिएबल, ये देखो मार्जिनल कॉस्ट भी ज्यादा है, वेरिएबल कॉस्ट भी ज्यादा है। इस जगह क्या करोगे आप बोलोगे भाई हाथ जोड़ दे, हम नहीं कर सकते, हमें खर्चा इतना पड़ रहा है। आपको खर्चा ही समझ लो 100 रुपये पड़ रहा है, और आपको जो प्राइस है फर्म ने बोला 50 रुपये का, आप बोलोगे बना ही नहीं सकते हम लोग, हमें तो पैसे ही नहीं मिलेंगे ना, हम तो डूब जाएंगे। आप बोलोगे भाई मैं शट डाउन कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं। ये पॉइंट है दो शॉर्ट रन। शॉर्ट रन के अंदर आपको कंडीशन देखनी है, मतलब कि प्राइस ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम एवीसी होना चाहिए। उस जगह जो फर्म है वो प्रोड्यूस करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि तीनों कंडीशन जो मैंने बताई, एमसी एमआर वाली, एमसी राइज वाली और एमसी कट एमआर वाली बिलो से, तीनों फुलफिल हो रही हैं, यहां पर आप करोगे। लेकिन जब आपका प्राइस ही गिर गया, जब आपका प्राइस कम हो जाएगा, तो आप लोग एबीसी मतलब कि फिर आप लोग प्रोड्यूस करेंगे नहीं, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है, प्राइस कम पड़ रहा है। और फिर हम बात करते हैं लॉन्ग रन के अंदर। अब लॉन्ग रन मीन्स कि लंबे समय के लिए। अब लंबे समय की बात करते हैं, अगर शॉर्ट रन में लेस इलास्टिक है, इधर हम लोगों का जो कर्व बनेगा वो मोर इलास्टिक होगा। और लॉन्ग रन देखो, शॉर्ट रन में क्या था, एक फैक्टर फिक्स होना चाहिए, लॉन्ग रन में क्या होता है, सारे फैक्टर वेरिएबल होंगे। दिमाग में रखना लॉन्ग रन शॉर्ट रन की कहानी भैया, चाहे प्रोडक्शन फंक्शन है चाहे कॉस्ट है, लॉन्ग रन के अंदर सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं, ये याद रखना। यहां पर क्या होता है देखो, LRAC लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व एनकम्पासेस SARC। अब है क्या देखो, अभी यहां पर आपको NCERT में नहीं बताया हुआ, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब आप कल को बाकी ग्रेजुएशन या CA टाइम पे जाओगे ना, उस जगह एक चीज देखना, ये होता है LARC कर्व, ये है लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट का कर्व, ठीक है, यू शेप ही रहेगा। होता पता है क्या, ये होते हैं हमारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट,
ये एक ना एक टाइप ऑफ एनवलप चलता है हमारा, मतलब कि ये जो कर्व है ना, ये LARC है ना, ये एक एनवलप बनाता है और ये सपोर्ट करता है बाकी सारे शॉर्ट रन के एवरेज कॉस्ट कर्व को। जैसे कि फॉर एग्जांपल लॉन्ग रन में बोलता हूँ 5 साल का है, शॉर्ट रन में बोलता हूँ 1 साल का है। तो 5 साल के जो शॉर्ट रन के कर्व है ना, वो लॉन्ग रन के अंदर एनकम्पास होंगे, तो ये इन सबको ना पकड़ के रखता है, इसलिए ये लाइन लिखी गई है। ऑलराइट, एनकम्पास किया जाता है विद द एडिशन ऑफ इंक्रीजिंग LRC कर्व, द सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। कि हाँ भैया, कि हम लोग जैसे ही मार्जिन हमारा कॉस्ट इंक्रीज करते रहती है, तो हमारा जो ये है ना कर्व LARC का, ये यू शेप होता रहता है। यही हम देखेंगे। इसमें भी 2 कंडीशंस हमको पढ़नी पड़ेंगी। पहले हम पढ़ रहे थे, जब शॉर्ट रन की बात करते हैं, शॉर्ट रन में हम लोग ABC से कंपेयर करते थे प्राइस को। लॉन्ग रन के अंदर हम लोग लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट से सिर्फ AC से कंपेयर करेंगे। कहानी सेम है, बस वर्डिंग चेंज हो गई। यहां एवरेज कॉस्ट की बात की जा रही है, यहां पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात की जाएगी। है क्या, ये देखो, फिर 2 सिचुएशंस आपको दी हुई हैं। ऑलराइट, 2 सिचुएशंस आपके सामने आ गई है। चलो भैया जूम इन कर लो। बोला गया, इसको अभी हम इग्नोर करेंगे, P2 को, अभी हम सिर्फ P1 की बात करेंगे। इक्वेशन ये दी हुई है, प्राइस ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम LARC होगा। और लेकिन हमको एक चीज दिमाग में रखनी है, तीनों कंडीशन सेम रहेंगी इक्विलिब्रियम वाली। MC इक्वल टू MR होगा, MC राइज करेगा और MC कट करेगा MR को। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस लाइन कौन सी होती है, MR लाइन, AR लाइन या प्राइस लाइन, तीनों सेम चीज है। तीनों कंडीशंस कैसे फुलफिल हो रही है, ध्यान से देखो। हमारी कॉस्ट जो है हमें कम पड़ रही है, पहली चीज तो हमें पता चल गया। अगर हमारा खर्चा कम पड़ रहा है, कॉस्ट हमारी 50 रुपये है, प्राइस जो है हमें रेवेन्यू आएगा 100 रुपये के हिसाब से आएगा। इतना समझ आ गया कि हमारे को प्राइस ज़्यादा मिला तो हम फायदे में रहेंगे, ये तो समझ आ गया। MC शुड बी इक्वल टू MR, ये पॉइंट है। MC मस्ट बी राइजिंग, ये पॉइंट पे हो रहा है, राइज भी हो रहा है। और MC जो कट किया MR को नीचे से, इट मीन्स ये जो पॉइंट है हमारा, ये प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम है। तो P1 Q1 जो है वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। यहां तक तो समझ गए, सेम सिचुएशन है। इसी जगह बात की गई है, जब आपका प्राइस नीचे गिर जाए, जब आपका प्राइस फॉल करना शुरू कर जाएगा, आपका प्राइस गिर जाएगा, आपका खर्चा ज़्यादा पैसे कम है। खर्चा कॉस्ट आपको पड़ रही है समझ लो 100 रुपये, प्राइस आपको है यहाँ पर समझ लो 10 रुपये का। क्या करोगे, रोड पे आ जाओगे, प्रोड्यूस ही नहीं करोगे। आपको दिख रहा है कि हाँ भैया हमको प्रोड्यूस ही नहीं करता, इस जगह पे हम लोग को तो फायदा कुछ नहीं है भैया। हम लोग यहाँ प्रोड्यूसिंग, हम लोग यहाँ पर हम बोलते हैं कि भैया हम जा रहे हैं, हम शट डाउन कर रहे हैं। यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। हम यहाँ पर जीरो आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं और हम फर्म को अभी के लिए बंद कर देते हैं, बाद में खोल देते हैं। यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। बस ये देखिए, याद रखना, ये जब लिखा होगा केस 1 तो हम P1 से कंपेयर कर रहे हैं, केस 2 को P2 से कंपेयर कर रहे हैं। डायग्राम ऐसे बनी हुई है। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं 3 सिचुएशंस की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिचुएशंस है हमारी। जो सिचुएशन क्या है, 3 सिचुएशन आती है फर्म के पास। एक आती है नॉर्मल प्रॉफिट की, एक आती है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की, एक आता है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, एक आता है शटडाउन पॉइंट। कहां पर क्या फर्म अपनाती है, देखो मैंने आपको बताया था ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर फर्म का टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट बराबर हो, जहां पर फर्म का जो खर्चा है और जहां पर फर्म का रेवेन्यू है बराबर चलता है। ये ऐसा पॉइंट होता है जहां पर जो फर्म है ना, वो बोलती है कि मेरा 100 का खर्चा पड़ रहा था और मुझे 100 का प्रॉफिट हो रहा है। इट मीन्स कि हाँ भैया मेरा कवर हो गया सब कुछ, कि मैं इससे मतलब कि अब मैं इससे ऊपर अगर जाऊंगा तो मुझे ज़्यादा ही प्रॉफिट होगा, इसके नीचे मुझे नहीं जाना। तो दिस इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। और जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है, वहां पर एक फर्म है वो नॉर्मल प्रॉफिट जनरेट करती है। ऑलराइट, अगर फर्म नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा जनरेट करे, अगर फर्म का गैप अब बढ़ना शुरू हो जाए कि 100 रुपये से 100 रुपये का हो रहा है मेरा, समझ लो मेरा जो है, एक मिनट, जो मेरा खर्चा, अब मेरा जो रेवेन्यू है वो आ रहा है 150 का, खर्चा मेरा 100 ही है। अब आप देख रहे हो कि मेरा जो गैप है बढ़ गया, तो इस जगह फर्म कमाती है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ये 2 किस्म के प्रॉफिट के नाम याद रख लेना बस, कि जब भी परफेक्ट कंपटीशन की बात आएगी, जब फर्म है नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकती है या फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकती है। नॉर्मल प्रॉफिट इज अ मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट दैट इज नीडेड टू कीप अ फर्म इन द एक्सिस्टिंग बिजनेस। प्रॉफिट दैट अ फर्म अर्न्स ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर क्या होगा, फर्म डज नॉट प्रोड्यूस इफ इट अर्न्स लेस देन नॉर्मल प्रॉफिट। शॉर्ट रन के अंदर देखो, लॉन्ग रन क्या होता है, लॉन्ग रन के टाइम पे ना फर्म क्या करती है, वो ना प्रोड्यूस नहीं करती,
फर्म डज नॉट प्रोड्यूस इफ इट अर्न्स लेस देन नॉर्मल। उसको दिखता है मुझे नुकसान हो रहा है, आगे भी नुकसान होगा, इतना नुकसान नहीं झेल सकता, मैं बंद कर देता हूँ। लेकिन शॉर्ट रन के अंदर फर्म थोड़ा बहुत प्रोड्यूस कर देती है, तब भी फर्म बोलती है अभी मैं प्रोड्यूस कर देता हूँ, कल को हो सकता है 3-4 दिन बाद डिमांड बढ़ जाए, क्योंकि मेरा जो पीरियड है वो 4, 6, 8, 7, 9 महीने का, इतना ही पीरियड में मैं चल रहा हूँ। तो शॉर्ट रन के अंदर फर्म शायद प्रोड्यूस कर दे, नॉर्मल प्रॉफिट्स अगर कम थोड़ा कमा रहे हैं, लेकिन लॉन्ग रन में नहीं करते, ठीक है। और वो पॉइंट जहां नॉर्मल प्रॉफिट आता है उसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इज अ पॉइंट एट विच अ फर्म अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, द पॉइंट मिनिमम एसी कर। अब ये देखो ध्यान से, जब हमारी एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट बराबर हो जाए ना, मतलब या फिर मैं बोल दूं, यहां पर एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट लिखा है, यहां मैं बोल दूं टी आर इक्वल टू टी सी हो जाए, वहां पर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है। यहां पर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट चलता है कि हम लोग जो है ना, फर्म जो है अपने टोटल खर्चों से बच रही है, टोटल खर्चों से, टोटल। लेकिन एक ऐसा पॉइंट भी आता है जिसको हम बोलते हैं शटडाउन पॉइंट। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि शटडाउन पॉइंट वो होता है जहां पर जो फर्म है ना सिर्फ अपने वेरिएबल खर्चे पूरे कर पाती है, ओनली वेरिएबल कॉस्ट कवर, नॉट फिक्स्ड। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब कि देखो ना एटीसी, एटीसी होता है एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू होता है एबीसी प्लस एएफसी, आपको याद होगा। अगर मैं बोल रहा हूं कि फर्म ने सिर्फ ये खर्चे पूरे किए, एवरेज फिक्स कॉस्ट नहीं कवर कर पा रही है, और फर्म बोल रही है कि मैं से इतना ही कवर हो पा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं शटडाउन पॉइंट। यहां पर जो फर्म है ना वो अपना काम छोड़ के ना बोलती है मैं जा रही हूं, ओके टाटा बाय, मैं अभी के लिए अपना प्रोडक्शन बंद कर रही हूं, तो वो शटडाउन पॉइंट होता है एक फर्म का। ऑलराइट, आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं इस चीज को। फिर हम करेंगे इलास्टिसिटी। जैसे सप्लाई डिमांड में इलास्टिसिटी, वैसे ही सप्लाई की भी इलास्टिसिटी है, बट ये थोड़ी सी शॉर्ट में बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि शॉर्ट में ही बताई गई हुई है आपको भी। एनसीईआरटी के अंदर तो इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाई बताई ही नहीं गई हुई है, जो सीबीएसई की एनसीईआरटी है उसमें इलास्टिसिटी का कंसेप्ट नहीं है। बाकी बोर्ड्स के अंदर थोड़ा सा कंसेप्ट है, तो मैं चाहता हूं कि बच्चे सब देखें, एक ही वीडियो में सबके कंसेप्ट कवर होने चाहिए। इवन दो आप सीबीएसई वाले हो, आपने भी कल को बीबीए करनी है, बीकॉम करनी है, आपको थोड़ा सा कंसेप्ट जानने में क्या है हर्ज है। फर्क क्या है, बस जहां जहां मैंने डिमांड बताया था ना आपको, वहां वहां सप्लाई लगाना। आप सेम चीज है यार, कुछ फर्क नहीं है, जहां जहां डिमांड पड़ा था वहां वहां सप्लाई लगा दो, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हो जाएगी। क्या चीज है बोलो, देखो इलास्टिसिटी क्या होती है कि जिसके अंदर डिफरेंस पता चलता है कि हाँ भाई कितनी क्वांटिटी चेंज होगी, हमारी क्वांटिटी चेंज होगी सप्लाई की, और कितने प्राइस की वजह से चेंज होगी। गुड मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड टू चेंजेस इन प्राइस ऑफ द गुड, इट इज डिनोटेड बाय ईएस, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसका फॉर्मूला ऐसे लिख लो, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। डिमांड का भी सेम फॉर्मूला है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, सप्लाई का भी यही है, डेल्टा क्यू मतलब कि चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, डेल्टा पी चेंज इन प्राइस, पी हो गया ओल्ड प्राइस, क्यू हो गया ओल्ड क्वांटिटी। इतनी जरूरत ही नहीं याद करने की, बस ये फॉर्मूला याद रखो। इसको भी मैं थोड़ा बेटर कर दिया, डेल्टा वाले इकट्ठे कर लो, पी अपॉन क्यू इकट्ठा कर लो, वो भी ठीक है। ऑलराइट, अब इसी के बेस पे एक क्वेश्चन है आपको, फॉर एग्जाम्पल आपको पेपर में पूछ लें, आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, फॉर्मूला दिमाग में रखना बस ये वाला। ऑलराइट, देखो इसके अंदर मैंने सीधे इलास्टिसिटी 2 लिख दी, यहाँ पर मैंने आपको ना वो नहीं करके दिया सॉल्व, अब मैं सॉल्व यहाँ करवाऊंगा। हुआ क्या, प्राइस ऑफ क्रिकेट बॉल दी हुई है और क्वांटिटी दी हुई है। ओल्ड प्राइस मतलब P1 दिया था आपको 10 रुपये, मतलब कि आपको मैं फॉर्मूला बताता हूँ, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू, आप ऐसे याद करो P1 अपॉन Q1 कर लो, या फिर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है तो वो बोल दो सिर्फ P अपॉन Q। करना क्या, देखो ओल्ड प्राइस न्यू प्राइस दिया हुआ P1 P2, ओल्ड क्वांटिटी न्यू क्वांटिटी दी हुई है आपको Q1 Q2 के हिसाब से। डेल्टा क्यू का मतलब क्या होता है, डेल्टा क्यू मीन्स आपके लिए Q2 माइनस Q1, मतलब नई क्वांटिटी से पुरानी क्वांटिटी माइनस कर लो, नई में से पुरानी माइनस कर लो, मतलब कि 1000 में से 200 माइनस कर दिए 800 आ गया। ऑलराइट, डेल्टा पी हो गया आपका पुराने प्राइस में से पुराना माइनस कर दो, P2 में से P1 किया हमने, तो इसका मतलब 30 में से 10 गया 20 आ गया। यहां तक से समझ गए। ओल्ड प्राइस इंटू पी बाई क्यू, ओल्ड प्राइस 10 रुपए, न्यू ओल्ड क्वांटिटी 200, ये आ गया क्यू, ओल्ड क्वांटिटी 200,
भाई काटम काटी शुरू, 0 0 कट गया, 0 0 ये भी कट गया, ये आ गया आपका 2 4 जा 2 इससे, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आ गई 2। आंसर पेपर में आपको हो सकता है 4 नंबर का यही क्वेश्चन आ जाए कि भाई निकाल के दे दो, कुछ फर्क नहीं आएगा, ये आपको अलग अलग दे देंगे बस। आई एश्योर यू वेरी इजी कंसेप्ट कि जैसे आप फॉर्मूला लगाना आपने ये वाला, आपने डेल्टा क्यू निकालना है, ओल्ड न्यू में से ओल्ड माइनस कर लो, डेल्टा पी निकाल रहा है ओल्ड में से न्यू कर लो माइनस, उसके बाद आप लोगों ने पी अपॉन क्यू करना है, पी मतलब पुराना वाला और क्यू मतलब पुराना वाला, पुरानी क्वांटिटी पुराना प्राइस, दैट्स इट, इलास्टिसिटी निकल जाएगी। उसी तरह डिग्रीज भी है इलास्टिसिटी की, कुछ डिग्रीज मतलब कि देखो मैंने आपको अभी बता दिया था, पहले भी हमने डिमांड में पढ़ा था, वैसे ही सप्लाई में पढ़ना है। परफेक्टली इनइलास्टिक कब होगा, जब हमारा ये स्ट्रेट लाइन, परफेक्टली इनइलास्टिक कब होगा, जब हमारा स्ट्रेट लाइन होगा, तो परफेक्टली इनइलास्टिक के अंदर हमारी जो डिमांड है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, वो जीरो होती है। हाँ सर, डिमांड में भी जीरो ही होती थी, सेम डिमांड का कर्व भी है बच्चों, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का भी सेम कर्व है। परफेक्टली इलास्टिक के अंदर ये इन्फिनिटी है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी ये इन्फिनिटी होती है। ये देखो इनइलास्टिक, इनइलास्टिक मतलब कि मैंने आपको बताया था ना कि इनइलास्टिक के अंदर स्टीपर होता है और इलास्टिक के अंदर फ्लैटर होती है जगह, इनइलास्टिक में स्टीप होता है, सीधी चढ़ाई होती है, और हम लोग बोलते हैं ना, देखो इनइलास्टिक में सीधी चढ़ाई का मतलब है, इनइलास्टिक का क्या मतलब होता है, इनइलास्टिक का मतलब होता है हमारा ES जो है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है हमारी, वो लेस देन 1 रहेगी। लेकिन इलास्टिक का मतलब होता है कि देखो फ्लैटर कर्व आ गया, फ्लैटर, अब फ्लैट हो गया ना काफी ज्यादा चीज, अब फ्लैट हो गया, बस कर्व का क्या, देखो यहाँ पर कर्व उल्टे बन रहे हैं, क्योंकि देखो डिमांड का कर्व नीचे की तरफ डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, सप्लाई का कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पे इलास्टिक है, मतलब कि इलास्टिक का मतलब क्या, हमारा इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है। यहां तक समझ गए। अब मैं एक चीज बताऊं, देखो ध्यान से, अगर मैं इस कर्व को यहां एक्सटेंड कर दूं, अब ये देख रहे हो ये नेगेटिव में जा रहा है, ये हिस्सा नेगेटिव में जा रहा है, प्राइस के नेगेटिव साइड जा रहा है। इसका मैं कंसेप्ट बताऊंगा, इलास्टिसिटी मतलब कि ग्रेटर देन 1 कब होती है, जब आप ध्यान रखना कि जो ये जो चीज है ये नेगेटिव साइड चले जाती है हमारे प्राइस के, और जब ये देखो ये है यूनिटरी इलास्टिक, मतलब कि इसका कैसा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, मतलब कि सेम क्वांटिटी से प्राइस चेंज हुआ और सेम क्वांटिटी से सेम चीज से क्वांटिटी सप्लाई भी चेंज हुई है। देखो यहाँ पर भी सेम हिस्से से चेंज होगी, यहाँ पर भी, यहाँ सेम से हुई है, यहाँ भी सेम से होगी, मतलब गैप जो है हमारा, यहाँ अगर यहाँ पर भी 1 का गैप है ना, समझ लो यहाँ पर 1 का गैप है, यहाँ पर भी 1 का ही गैप होगा, ऑलराइट, दोनों में 1 का गैप है, तो इस जगह होता है हमारा यूनिटरी इलास्टिक, मतलब कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 1 होती है। 5 डिग्रियां हैं ये पांचों यार, है ना, ग्राफ के हिसाब से परफेक्टली इनइलास्टिक सीधी लाइन ऐसे होती है, इनइलास्टिक सीधी लाइन ऐसे होती है। अगर मैं सिंपल इनइलास्टिक बोलूंगा, रिलेटिवली सिंपल इनइलास्टिक बोल दूं, आपको बस क्यू की तरफ ज्यादा जोर रखना है। जब मैं आपको इलास्टिक बोलूं, आपको पी की तरफ ज्यादा जोर रखना है, और जब यूनिटरी बोलूंगा आपको ओरिजिन के साथ साथ चलना है कि गैप सेम रहे। ऑलराइट, यहां तक समझ गए। इसके अंदर ये देखो, यही मैं आपको बता रहा हूं, ये देखो ये जो कर्व हमने देखा था, मैंने आपको बताया, अगर मैं बोलूं ये ऐसे चल रहा है, अब मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया M तक, मतलब कि ये नेगेटिव साइड पे जा रहा है, तो यहां पर इलास्टिक चीज होती है, ये हमारा ओरिजिन से चल रहा है, यहां यूनिटरी होता है, मतलब इक्वल टू 1। जब हम देखते हैं यहां पर ये प्राइस लाइन के ही नेगेटिव पे जा रहा है यहां पर आप देखो प्राइस लाइन के ही नेगेटिव में जा रही है चीज, तो ये इनइलास्टिक है। प्राइस लाइन क्वांटिटी के नेगेटिव में जा रहा है, तो ये इलास्टिक है। दिस इज द वे टू कि हाँ भाई ग्राफ कैसे बने, इसको भी ध्यान में रख सकते हो आप कि हाँ भाई इलास्टिक कब होता है, इनइलास्टिक कब होता है, और यूनिटरी कब होता है। और सप्लाई इनइलास्टिक कौन सी चीजों की होती है, आपको मैंने बताया था इनइलास्टिक क्या होगा, कि देखो इस ग्राफ से आपको पता चल रहा है इनइलास्टिक सप्लाई क्यों हो रही है, कि प्राइस के ऊपर कोई फर्क नहीं आया, लोग तब भी क्वांटिटी ले रहे हैं, जैसे कि नेसेसरी गुड्स, प्राइस का कोई लेना देना होता, उसका प्राइस बढ़ भी जाए ना लोगों को तब भी लेना। आटे का प्राइस 30 से 40 हो जाए, 40 से 50 हो जाए, 50 से 60 हो जाए, 60 से 70 हो जाए, उसकी सप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
तब भी लोग खरीदेंगे, तब भी उसकी सप्लाई होगी, तो डिमांड में वही होता। लेकिन उसी जगह अगर मैं इलास्टिक चीजों की बात, जैसे लग्जरी गुड है, अगर मैं बोलता हूं इसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है काफी ज्यादा, तो लोग इसकी सप्लाई, ऑब्वियसली इसका प्राइस, अगर एक गाड़ी है, प्राइस जो है ना, गाड़ी लग्जरी गुड हो गया, कार का प्राइस मैं बोलता हूं आपको 5 लाख रुपए से 8 लाख हो जाए, यार आप बोलोगे कि नहीं यार नहीं लेनी गाड़ी, छोड़ो, क्या करूं गाड़ी लेके, रहने दो, लग्जरी गुड आ गया ना, अब लोग रहने दो यार। तो आप देखो कि उसके प्राइस के चेंज होने की वजह से जो उसकी सप्लाई है ना वो नेगेटिव में जा रही है, ये देखो नेगेटिव साइड जा रही है। इस चीज की बात करते हैं हम लोग, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की। एंड दिस वाज योर चैप्टर नंबर 4, यहां पर हमने पूरा कंप्लीट किया है। अब माइक्रो के अंदर सिर्फ हमारा एक लास्ट चैप्टर बचा है, जो आपको नेक्स्ट वीक मार्केट इक्विलिब्रियम है, वो भी हम 2 पार्ट में करेंगे। उसके बाद आपका माइक्रो का पार्ट जो एनसीईआरटी, सीबीएसई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, वो कंप्लीट हो जाएगा। ऑलराइट, अगर कोई बच्चे दूसरे बोर्ड के हैं, जिनको मैं आपको सीधे बताता हूँ, जिनको मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली ये सब पढ़ना है, मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। बस आप मुझे कमेंट डाउन कर देना कि सर हमको वीडियो चाहिए, अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आ रहे, क्योंकि उसकी प्राइस डिटर्मिनेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मेरे को नहीं पता है या नहीं आईजीसीएसई बोर्ड के अंदर, बट एनसीआर जो हमारे सीबीएसई बोर्ड है उसके अंदर हम लोग प्राइस डिटर्मिनेशन सिर्फ परफेक्ट कॉम्पिटिशन में पढ़ते हैं। ऑलराइट, टिल देन अब यहाँ तक पहुँच गए हो, वीडियो को जरूर लाइक करो, कमेंट किया करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, और इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ऑलराइट, अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मेरे चीतो, अपना ध्यान रखना, पढ़ते रहना, गुड बाय।